नमस्कार। आज हम एक गहरी डुबकी लगा रहे हैं रसायन विज्ञान की दुनिया में। नमस्कार। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस विज्ञान की मतलब केमिस्ट्री की बुनियादी बातों पर, इसकी जड़ों पर और हमारी जिंदगी पर इसके असर पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से जो काम की बातें हैं उन्हें निकालकर समझें कि ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा कैसे है। हाँ, अक्सर लोग सोचते हैं केमिस्ट्री मतलब सिर्फ लैब कोट और टेस्ट ट्यूब। हाँ, जबकि ऐसा है नहीं। ये तो हमारे चारों तरफ है। हवा, पानी, खाना, कपड़े, सब कुछ। सही कहा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। आखिर ये रसायन विज्ञान, ये केमिस्ट्री है क्या चीज? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो स्रोत बताते हैं कि रसायन विज्ञान पदार्थों का यानी मैटर का और उनमें होने वाले बदलावों का अध्ययन है। अच्छा, मतलब सिर्फ H2O रटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना है कि चीजें जुड़ती कैसे हैं, बदलती कैसे हैं, उनसे क्या बन सकता है, ये सब कुछ। दिलचस्प। स्रोत ये भी कहते हैं कि इसकी शुरुआत बड़ी रोचक वजहों से हुई थी, जैसे पारस पत्थर की खोज, हाँ। जो किसी भी धातु को सोने में बदल दे। और अमृत मतलब अमर होने का नुस्खा। हाँ, ये बातें सुनने में तो कहानी जैसी लगती हैं, पर इन्हीं की तलाश ने लोगों को पदार्थों के गुणों को समझने, उन्हें बदलने के लिए उकसाया। और ये सिर्फ बाहर ही नहीं हो रहा था। हमारे स्रोत बताते हैं कि प्राचीन भारत में भी रसायन शास्त्र, जिसे रस विद्या भी कहते थे, काफी आगे था। बिल्कुल। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में पक्की ईंटें मिली हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये सब क्या है? हाँ, ये तो शुरुआती केमिकल प्रोसेस ही हुए एक तरह से। चीजों को मिलाना, पकाना। सही। और सिर्फ मिट्टी ही नहीं, धातुओं का काम देखिए। तांबे में टिन या आर्सेनिक मिलाकर कांसा बनाना। हाँ, ब्रॉन्ज। वो ज्यादा मजबूत होता है। हाँ, तो ये मिश्र धातु मतलब अलॉय बनाने का ज्ञान था उन्हें। रंगों के लिए मेटल ऑक्साइड्स इस्तेमाल करना, कांच बनाना, ये सब तब हो रहा था। एक नाम जो बार बार आता है वो है आचार्य कणाद का। कहते हैं उन्होंने जॉन डाल्टन से सदियों पहले परमाणु का विचार दिया था। हाँ, कणाद का वैशेषिक सूत्र। उसमें ये विचार है कि हर चीज छोटे अविभाज्य कणों से बनी है। अविभाज्य मतलब जिसे और तोड़ा ना जा सके। कमाल है। मतलब एटम का कॉन्सेप्ट इतना पुराना है भारत में। जी, ये दिखाता है कि पदार्थ की बनावट को समझने की कोशिश कितनी पुरानी है। हालांकि आज जो हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसका विकास बाद में हुआ, पर भारत का ये योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। चरक संहिता का भी जिक्र है, उसमें बीमारियों के इलाज के लिए धातुओं की भस्म। हाँ, भस्म, जिसे आज हम शायद नैनो पार्टिकल्स कह सकते हैं। सोचिए, उस जमाने में। तो इतिहास तो काफी गहरा है, पर आज के टाइम में केमिस्ट्री क्यों जरूरी है? क्या ये सिर्फ वैज्ञानिकों के काम की चीज है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत साफ कहते हैं कि आज की दुनिया तो केमिस्ट्री पर ही टिकी है। अच्छा, कैसे? अरे, सुबह उठने से लेके रात सोने तक देख लीजिए। टूथपेस्ट, साबुन, कपड़े, जो खाना हम खाते हैं, दवाइयाँ, गाड़ियाँ, मोबाइल, हर चीज में केमिस्ट्री है। हाँ, दवाइयों का आपने जिक्र किया। शोध बताते हैं कैंसर के इलाज में सिस्प्लैटिन और टैक्सोल जैसी दवाएं। बिल्कुल। या एड्स के लिए AZT। ये सब जीवन बचाने वाली दवाएं हैं जो केमिस्ट्री की समझ से ही बनी है। और खेती में? खेती में उर्वरक, कीटनाशक, इनके बिना इतनी बड़ी आबादी का पेट भरना मुश्किल होता। पानी साफ करने की तकनीकें, नए नए मटेरियल्स जैसे प्लास्टिक, पॉलीमर्स, ऑप्टिकल फाइबर, सोचिए इनके बिना हमारी जिंदगी कैसी होती। सही बात है। और पर्यावरण की जो दिक्कतें आजकल, ओजोन लेयर, क्लाइमेट चेंज। देखिए, दिक्कतें हैं तो उनके हल भी केमिस्ट्री ही खोज रही है। जैसे ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले CFCs थे, हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उनके सुरक्षित विकल्प केमिस्ट ने ही ढूंढे। अब चुनौती है ग्रीन हाउस गैसों को कम करने की, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी बनाने की। तो केमिस्ट्री का रोल तो आगे और बढ़ने वाला है। ठीक है। तो ये तो हुई इसकी अहमियत। अब जरा लौटते हैं बिल्कुल बेसिक पर। पदार्थ यानी मैटर, ये क्या होता है? कोई भी चीज जिसमें वजन हो, मतलब द्रव्यमान हो, और जो जगह घेरे, बस वो पदार्थ है। जैसे ये मेज, पानी, हवा, हम खुद। हाँ, बिल्कुल। और ये मुख्य तौर पर 3 शक्लों में मिलता है: ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तो स्कूल में पढ़ा था। हाँ, ठोस यानी सॉलिड। इसमें कण एकदम पास पास अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, जैसे पत्थर, लोहा। इसीलिए इनका आकार और आयतन मतलब शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होते हैं। सही। फिर है द्रव, लिक्विड,
जैसे पानी, तेल। इसमें कण पास तो हैं, पर इधर-उधर घूम सकते हैं। अच्छा, तभी पानी जिस बर्तन में डालो उसी का शेप ले लेता है, पर रहता उतना ही है, वॉल्यूम फिक्स, शेप नहीं। एकदम सही। और तीसरी है गैस। इसमें तो कण बहुत दूर-दूर होते हैं और खूब तेजी से भागते रहते हैं। जैसे हवा या भाप, ना फिक्स्ड शेप, ना फिक्स्ड वॉल्यूम। हाँ, ये जिस भी बर्तन में रखो पूरी तरह फैल जाते हैं। और इनको एक दूसरे में बदल भी सकते हैं। तापमान या दबाव से। हाँ, बिल्कुल। पानी को गर्म करो तो भाप, ठंडा करो तो बर्फ, ये अवस्थाएं बदलती रहती हैं। ठीक है, अब पदार्थ को और कैसे बांट सकते हैं? मोटे तौर पे दो तरीके हैं, या तो वो मिश्रण होगा, मिक्सचर, या फिर शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस। मिश्रण जैसे? नमकीन या हवा। हाँ, अच्छा उदाहरण है। नमकीन एक विषमांगी मिश्रण है, हेट्रोजीनियस। उसमें आपको अलग-अलग चीजें दिखती हैं, है ना? हाँ, दाल, मूंगफली, सेव। और उनका कोई फिक्स अनुपात भी नहीं होता। जबकि हवा या चीनी का पानी में घोल ये समांगी मिश्रण है, होमोजीनियस। सब कुछ एक जैसा मिला हुआ दिखता है। और इनको हम अलग कर सकते हैं, जैसे छान कर या बीन कर। हाँ, मिश्रण के घटकों को आमतौर पर भौतिक तरीकों से, मतलब बिना केमिकल रिएक्शन के, अलग किया जा सकता है। और शुद्ध पदार्थ? शुद्ध पदार्थ वो हैं जिनमें सिर्फ एक ही तरह के कण होते हैं। उनका कॉम्पोजिशन हमेशा फिक्स्ड रहता है। जैसे सोना, आप कहीं से भी सोना लें, वो सोना ही रहेगा। हाँ। पानी, उसका फॉर्मूला हमेशा H2O ही रहेगा। अच्छा, इन्हें आसानी से अलग नहीं कर सकते? नहीं, भौतिक तरीकों से नहीं। तो शुद्ध पदार्थ भी अलग अलग तरह के होते होंगे? हाँ, मुख्य रूप से दो तरह के, तत्व यानी एलिमेंट और यौगिक यानी कंपाउंड। तत्व मतलब सबसे बेसिक। हाँ, सबसे शुद्ध रूप, जिसमें सिर्फ एक ही तरह के परमाणु मतलब एटम होते हैं, जैसे लोहा, सोना, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। पीरियोडिक टेबल में जो दिखते हैं वो सब तत्व हैं। लगभग 118 हैं शायद अब तक। जी, लगभग। और यौगिक? जब दो या दो से ज्यादा अलग-अलग तत्वों के परमाणु एक फिक्स अनुपात में रासायनिक तौर पर जुड़ जाते हैं तो यौगिक बनता है। जैसे पानी? H2O, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1। बिल्कुल। या नमक, NaCl, सोडियम का 1, क्लोरीन का 1, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये सब यौगिक हैं। और सबसे मजेदार बात, यौगिक के गुण उसके बनाने वाले तत्वों से एकदम अलग होते हैं। हाँ, यही तो खास बात है। हाइड्रोजन गैस जलती है, ऑक्सीजन गैस जलाने में मदद करती है। पर उनसे बना पानी आग बुझा देता है। सही, यही है केमिस्ट्री। और यौगिक के तत्वों को अलग करने के लिए केमिकल रिएक्शन करना पड़ता है। छानने बीनने से काम नहीं चलता। ठीक है, अब बात करते हैं गुणों की, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज वो हैं जिन्हें हम पदार्थ को बिना बदले देख या नाप सकते हैं। जैसे रंग, गंध, वो कितने तापमान पर पिघलता है, गलनांक, कितने पर उबलता है, क्वथनांक, उसका घनत्व यानी डेंसिटी, ये सब भौतिक गुण हैं। और रासायनिक गुण? केमिकल प्रॉपर्टीज। इनको जानने के लिए पदार्थ को बदलना पड़ता है, कोई केमिकल रिएक्शन देखना पड़ता है, जैसे कोई चीज जलती है या नहीं, एसिड से रिएक्ट करती है या नहीं, ये सब उसके रासायनिक गुण हैं। और इन गुणों को नापना बहुत जरूरी है विज्ञान में। हाँ, बहुत ज्यादा। और नापने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो संख्या और दूसरी इकाई यानी यूनिट। सिर्फ 5 बोलने से मतलब नहीं है, 5 किलो, 5 मीटर, 5 सेकंड। बिल्कुल, इसीलिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया गया है, SI सिस्टम इंटरनेशनल। अच्छा, ये अंतर्राष्ट्रीय मानक है। हाँ, ताकि दुनिया भर के वैज्ञानिक एक ही भाषा में बात कर सकें। इसमें 7 मूल इकाइयां तय की गई हैं। 7? कौन कौन सी? लंबाई के लिए मीटर, M, वजन नहीं, द्रव्यमान, मास के लिए किलोग्राम, kg। हाँ, द्रव्यमान और भार में फर्क है। बिल्कुल, वो अभी बात करेंगे। फिर समय के लिए सेकंड, S, तापमान के लिए केल्विन, K, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल, MOL, और बिजली के करंट के लिए एम्पियर, A, और रोशनी की तीव्रता के लिए कैंडेला, CD। अच्छा, तो ये 7 बेसिक यूनिट्स हैं, बाकी सब इन्हीं से बनती हैं। जी हाँ। अच्छा, आपने द्रव्यमान और भार की बात की, इसमें क्या फर्क है? द्रव्यमान मतलब किसी चीज में कितना स्टफ है ना, ये कहीं नहीं बदलता। सही। और भार? भार उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, वो जगह के हिसाब से बदल सकता है। जैसे चांद पर भार कम हो जाएगा। एकदम सही। तो SI यूनिट किलोग्राम द्रव्यमान की है, भार की नहीं। लैब में हम अक्सर ग्राम इस्तेमाल करते हैं। और आयतन, वॉल्यूम? उसकी SI यूनिट है घन मीटर,
m³, पर हम मिलीलीटर, लीटर ज्यादा यूज करते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तापमान के लिए केल्विन बताया आपने, पर हम तो सेल्सियस यूज करते हैं, अमेरिका में फ़ारेनहाइट। हाँ, आम जिंदगी में सेल्सियस या फ़ारेनहाइट चलते हैं। केल्विन वैज्ञानिक कामों के लिए स्टैंडर्ड है। इनमें बदलने के फॉर्मूले हैं। खास बात यह है कि केल्विन स्केल 0 से नीचे नहीं जाता, एब्सोल्यूट 0। अच्छा, पर ये जो नापतोल होती है, क्या ये एकदम परफेक्ट होती है? स्रोत कहते हैं कि इसमें कुछ अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी रहती है। बिल्कुल रहती है। कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं होता। कुछ ना कुछ गड़बड़ की गुंजाइश हमेशा रहती है। मशीन की लिमिट होती है, नापने वाले की भी। तो फिर वैज्ञानिक कैसे काम करते हैं? इसके लिए वो सार्थक अंकों यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स का इस्तेमाल करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये क्या होता है? देखिए, आसान भाषा में ये वो अंक हैं जो भरोसे लायक हैं, जो कुछ मतलब रखते हैं। जैसे आपने स्केल से कोई लंबाई नापी, मान लीजिए 12.3 सेंटीमीटर आई, तो इसमें 3 सार्थक अंक हैं, 1, 2 और 3। ये बताता है कि आपका नाप दशमलव के एक स्थान तक पक्का है। अच्छा, मतलब फालतू के अंक नहीं लिखने। हाँ, इसके कुछ नियम हैं कि कौन से अंक सार्थक हैं, कौन से नहीं। पर मूल आइडिया यही है कि आप अपने नाप की प्रिसिजन को सही तरह से दिखाएं। इसी से जुड़े 2 और शब्द हैं, परिशुद्धता, प्रिसिजन, और यथार्थता, एक्यूरेसी। इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये जरूरी है। परिशुद्धता का मतलब है कि अगर आप बार बार नापें तो आपके नाप कितने पास पास आते हैं, एक दूसरे से कितने मिलते जुलते हैं। ठीक है। और यथार्थता? यथार्थता का मतलब है कि आपका नाप असली मान यानी ट्रू वैल्यू के कितना करीब है। तो ऐसा हो सकता है कि नाप परिशुद्ध हो पर यथार्थ ना हो? बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए तीरंदाजी में आपके सारे तीर एक ही जगह लगें, पर निशाने के केंद्र से दूर, तो आप परिशुद्ध हैं पर यथार्थ नहीं। वैज्ञानिकों को दोनों चाहिए, परिशुद्धता भी और यथार्थता भी। समझ गया। अच्छा, अब आते हैं उन नियमों पर जिनके हिसाब से तत्व जुड़कर यौगिक बनाते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हाँ, ये केमिस्ट्री के कुछ बहुत ही बुनियादी नियम हैं। सबसे पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये किसने दिया था? लवोजियर। हाँ, लवोजियर ने। ये कहता है कि किसी भी बंद सिस्टम में केमिकल रिएक्शन के दौरान कुल द्रव्यमान बदलता नहीं है। न कुछ बनता है, न नष्ट होता है, बस रूप बदल जाता है। जितना रिएक्टेंट का वजन उतना ही प्रोडक्ट का वजन। बिल्कुल। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ये प्राउस्ट ने दिया। इसमें क्या है? ये कहता है कि किसी भी शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्वों का अनुपात वजन के हिसाब से हमेशा एक जैसा रहता है, चाहे आप उसे कहीं से भी लें या कैसे भी बनाएं। जैसे पानी, वो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बनेगा और उनका अनुपात फिक्स रहेगा। हाँ, वजन के हिसाब से लगभग 1:8 का अनुपात हमेशा। तीसरा नियम, गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये डाल्टन ने दिया। ये थोड़ा मुश्किल लगता है। नहीं, आसान है। देखिए, अगर 2 तत्व मिलकर एक से ज्यादा तरह के यौगिक बनाते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड CO भी बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी। हाँ, तो अगर हम कार्बन का वजन फिक्स कर दें, मान लीजिए 12 ग्राम, तो उससे जुड़ने वाली ऑक्सीजन का वजन CO में 16 ग्राम और CO2 में 32 ग्राम एक सरल पूर्णांक अनुपात में होगा। यहाँ 16 और 32 यानी 1:2 का अनुपात है। अच्छा, मतलब सिंपल रेशियो में जुड़ते हैं। सही। फिर गैसों के लिए भी नियम है, गेलुसाक का गैसीय आयतन का नियम। इसमें आयतन यानी वॉल्यूम की बात होती है। हाँ, ये कहता है कि अगर गैस से आपस में रिएक्ट करती हैं या रिएक्शन में बनती हैं, तो उनके आयतन अगर तापमान और दाब एक जैसा हो, एक सरल पूर्णांक अनुपात में होते हैं। उदाहरण, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी की भाप बनाते हैं, तो 2 हिस्से हाइड्रोजन के आयतन के साथ 1 हिस्सा ऑक्सीजन का आयतन रिएक्ट करता है और 2 हिस्से पानी की भाप बनती है। आयतन का अनुपात हुआ 2:1:2, सिंपल रेशियो। और एक अवोगाड्रो का नियम भी है। हाँ, अवोगाड्रो का नियम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि समान तापमान और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है। अच्छा, मतलब 1 लीटर हाइड्रोजन में उतने ही अणु होंगे जितने 1 लीटर ऑक्सीजन में, समान ताप और दाब पर। बिल्कुल। इसी नियम से परमाणु और अणु के बीच का फर्क साफ हुआ और गेलो-सैक के नियम की व्याख्या भी हुई। तो इन्हीं सब नियमों को मिलाकर डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया, एटॉमिक थ्योरी। जी हाँ,
1808 में डाल्टन ने इन सब अवलोकनों को एक सिद्धांत पे पिरोया। क्या थे उसके मुख्य बिंदु? पहला कि हर पदार्थ बहुत छोटे अविभाज्य कणों से बना है, जिन्हें उन्होंने परमाणु यानी एटम कहा। अविभाज्य हाँ, मतलब इंडिविजिबल। हाँ, उस समय यही माना जाता था। दूसरा कि एक तत्व के सारे परमाणु हर तरह से एक जैसे होते हैं, आकार, वजन, सब कुछ, और अलग-अलग तत्वों के परमाणु अलग-अलग होते हैं। ठीक है। तीसरा कि यौगिक तब बनते हैं जब अलग-अलग तत्वों के परमाणु एक निश्चित सरल अनुपात में जुड़ते हैं, जैसे पानी में H और O का 2:1 अनुपात। हाँ, और चौथा कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु न तो बनते हैं न नष्ट होते हैं, बस उनकी जमावट बदल जाती है, रीअरेंज होते हैं। इस थियरी ने केमिस्ट्री को एक साइंटिफिक बेसिस दिया। बिल्कुल। इसने संयोजन के नियमों की बहुत अच्छी व्याख्या की। हालांकि बाद में पता चला कि परमाणु अविभाज्य नहीं है और आइसोटोप्स भी होते हैं, पर यह क्रांतिकारी कदम था। परमाणु इतने छोटे होते हैं, उनका वजन कैसे नापते हैं? आपने बताया था किलोग्राम ऐसा यूनिट है, पर परमाणु के लिए तो हाँ, किलोग्राम बहुत बड़ी यूनिट है। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक रिलेटिव स्केल बनाया, सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान। रिलेटिव मतलब जब किसी के मुकाबले में। हाँ, आजकल हम कार्बन 12 आइसोटोप को स्टैंडर्ड मानते हैं। उसके एक परमाणु का वजन ठीक 12 एटॉमिक मास यूनिट या सिर्फ U मान लिया गया है। अच्छा, कार्बन 12 को 12 मान लिया। हाँ, और बाकी सभी तत्वों के परमाणुओं का वजन इसी कार्बन 12 के मुकाबले में बताया जाता है। एक AMU लगभग 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है, बहुत ही छोटा। और पीरियोडिक टेबल में जो वजन दिए होते हैं वो औसत होते हैं आइसोटोप्स की वजह से। बिल्कुल सही। प्रकृति में ज्यादातर तत्वों के एक से ज्यादा आइसोटोप्स पाए जाते हैं, जिनके वजन थोड़े अलग होते हैं। तो टेबल में उनकी औसत वैल्यू दी जाती है, उनकी उपलब्धता के आधार पर। ठीक है। और अणु का वजन, मॉलिक्यूलर मास? वो तो आसान है, बस अणु में जितने भी परमाणु हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों को जोड़ दीजिए। जैसे पानी H2O का मॉलिक्यूलर मास होगा हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं का मास प्लस ऑक्सीजन के 1 परमाणु का मास। लगभग 1 + 1 + 16 = 18 AMU। सही। आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम फॉर्मूला मास शब्द इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनमें अलग अणु नहीं होते, पर तरीका वही है। अब आते हैं उस मशहूर शब्द पर, मोल। मोल कॉन्सेप्ट, ये क्या है? मोल, हाँ, ये केमिस्ट्री की एक बहुत ही फंडामेंटल यूनिट है। असल में ये गिनने की एक इकाई है, बहुत बड़ी संख्या में कणों को गिनने के लिए। जैसे दर्जन मतलब 12? हाँ, कुछ वैसा ही। एक मोल का मतलब है 6.022 × 10⁻23 कण। बाप रे, 6 के बाद 23 जीरो। ये संख्या कहाँ से आई? इस संख्या को अवोगाद्रो स्थिरांक या अवोगाद्रो संख्या N दे दो कहते हैं। परिभाषा के तौर पर एक मोल किसी पदार्थ की वो मात्रा है जिसमें उतने ही कण होते हैं जितने कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में परमाणु होते हैं। अच्छा, तो 12 ग्राम कार्बन 12 में इतने परमाणु होते हैं? जी हाँ, और ये कण परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, कुछ भी। तो 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु मतलब इतने हाइड्रोजन परमाणु, 1 मोल पानी के अणु मतलब इतने पानी के अणु। ये तो गिनती को आसान बनाता होगा, पर इसका वजन से क्या लेना देना है? यही तो मोल काम आता है। किसी भी चीज के 1 मोल का ग्राम में जो वजन होता है उसे उसका मोलर द्रव्यमान, मोलर मास कहते हैं। मोलर द्रव्यमान। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी तत्व का मोलर द्रव्यमान ग्राम में संख्यात्मक रूप से उसके परमाणु द्रव्यमान AMU में के बराबर होता है, और किसी अणु का मोलर द्रव्यमान उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। अरे वाह, मतलब पानी का आणविक द्रव्यमान 18 AMU है, तो उसका मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम मोल होगा। बिल्कुल, यही मोल की खूबी है। यह हमें परमाणुओं अणुओं की दुनिया AMU में और लैब की दुनिया ग्राम में के बीच एक पुल देता है। इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती होंगी। हाँ, बहुत। अच्छा, इसी से जुड़ा है प्रतिशत संगठन, परसेंटेज कंपोजिशन। हाँ, मतलब किसी कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट कितने % है। सही। ये जानना कई बार जरूरी होता है। इसे मोलर द्रव्यमान का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला है, यौगिक में उस तत्व का कुल द्रव्यमान यौगिक का मोलर द्रव्यमान गुणा 100। जैसे पानी H2O में मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम मोल है, हाइड्रोजन का कुल द्रव्यमान 2 ग्राम है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम। तो हाइड्रोजन का प्रतिशत हुआ 2/18, 100
लगभग 11%। और ऑक्सीजन का 16/18 100 लगभग 89%। बिल्कुल सही। और इस परसेंटेज कॉम्पोजिशन से हम कंपाउंड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। स्रोत में मोलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र की बात है, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ, देखिए प्रतिशत संगठन हमें बताता है कि तत्वों का अनुपात क्या है। इससे हम सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या दिखाता है? ये यौगिक में परमाणुओं का सबसे सरल पूर्णांक अनुपात दिखाता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? आणविक सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बताता है कि एक अणु में असल में हर तत्व के कितने परमाणु हैं, एक्चुअल नंबर। तो निकालते कैसे? परसेंटेज से? हाँ, पहले परसेंटेज को ग्राम मान लेते हैं, जैसे 100 ग्राम सैंपल में। फिर हर तत्व के ग्राम को उसके परमाणु द्रव्यमान से भाग देकर मोल निकालते हैं। फिर उन मोल संख्याओं को सबसे छोटी मोल संख्या से भाग देते हैं। उससे रेशियो मिल जाता है। हाँ, उससे सरलतम अनुपात मिल जाता है। अगर वो पूर्णांक न हो तो किसी छोटी संख्या से गुणा करके पूर्णांक बनाते हैं। यही मूलानुपाती सूत्र होता है। और आणविक सूत्र के लिए? उसके लिए हमें यौगिक का कुल मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए। हम मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान निकालते हैं। फिर आणविक द्रव्यमान मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान से एक संख्या n मिलती है। आणविक सूत्र होता है मूलानुपाती सूत्र n। अच्छा, समझ गया। ये तो काफी लॉजिकल है। हाँ, ये पूरी प्रक्रिया काफी सिस्टमैटिक है। अब एक और भारी भरकम शब्द, स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री, डर लगता है सुन के। हाँ, शब्द थोड़ा डरावना है पर कॉन्सेप्ट सीधा है। स्टोइकियोमेट्री का मतलब है केमिकल रिएक्शंस में मात्राओं की गणना करना। मात्राओं की गणना मतलब ये हिसाब लगाना कि कितने रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनेगा या किसी प्रोडक्ट की निश्चित मात्रा बनाने के लिए कितने रिएक्टेंट्स लगेंगे। ये सब द्रव्यमान या आयतन के हिसाब से हो सकता है। और ये सब किस पर आधारित होता है? ये सब आधारित होता है संतुलित रासायनिक समीकरण पर, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पर। बैलेंस्ड इक्वेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन ही हमें बताती है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच मोल का अनुपात क्या है। इक्वेशन में जो गुणांक कोएफिशिएंट्स होते हैं वो मोल का रेशियो बताते हैं। जैसे मीथेन के जलने वाला उदाहरण था, CH4 + 2O2 gives CO2 + 2H2O। हाँ, ये इक्वेशन बताती है कि 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल पानी बनाता है। ये मोल रेशियो 1:1:2 हमें पता है, तो हम ग्राम या लीटर में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, मतलब अगर हमें पता है कि 10 ग्राम मीथेन जला रहे हैं तो हम निकाल सकते हैं कि कितनी CO2 बनेगी? बिल्कुल। पहले मीथेन के ग्राम को मोल में बदलो, फिर मोल रेशियो का इस्तेमाल करके CO2 के मोल निकालो और फिर CO2 के मोल को ग्राम में बदल लो। वाह, ये तो बहुत पावरफुल टूल है। हाँ, स्टोइकियोमेट्री केमिकल कैलकुलेशन की रीढ़ है। अच्छा, पर क्या हमेशा सारे रिएक्टेंट पूरी तरह इस्तेमाल हो जाते हैं? नहीं, अक्सर ऐसा नहीं होता। आमतौर पर रिएक्शन में एक रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाता है। तो जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाता है और रिएक्शन को रोक देता है उसे सीमांत अभिकर्मक या लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब वो लिमिट लगा देता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। एग्जैक्टली। प्रोडक्ट की मात्रा उसी पर निर्भर करती है, भले ही दूसरा रिएक्टेंट कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। जैसे केक बनाते हुए अगर अंडे खत्म हो गए तो और केक नहीं बनेगा, चाहे बाकी सामान कितना भी हो। बिल्कुल सही उदाहरण है। तो कैलकुलेशन करते समय हमें ये पहचानना होता है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ठीक है, और ये सब कैलकुलेशन विलेनो मतलब सॉल्यूशंस में कैसे करते हैं? लैब में तो ज्यादातर रिएक्शन सॉल्यूशन में होते हैं। हाँ, जब रिएक्शन सॉल्यूशन में होते हैं तो हमें उनकी सांद्रता यानी कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए। कंसंट्रेशन मतलब उसमें कितना सोल्यूट घुला है। हाँ, कंसंट्रेशन बताने के कई तरीके हैं, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, मोल अंश, मोलैरिता और मोललता। मोलरता और मोललता ये ज्यादा सुने। हाँ, ये बहुत कॉमन है। मोलरता मोलैरिटी m होती है विलेय के मोल प्रति लीटर विलयन, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। और मोललता? मोललता मोलैलिटी m होती है विलेय के मोल प्रति किलोग्राम विलायक, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान दें, यहाँ नीचे विलायक का वजन है, विलयन का आयतन नहीं। इनमें क्या फर्क पड़ता है? मोलरता तापमान पर निर्भर करती है क्योंकि आयतन तापमान के साथ बदलता है। मोललता तापमान पर निर्भर नहीं करती क्योंकि द्रव्यमान तापमान से नहीं बदलता।
सॉल्यूशन के दिए गए वॉल्यूम या मास से मोल निकाल सकते हैं और फिर स्टोइकियोमेट्री लगा सकते हैं। बिल्कुल यही तरीका है। वाह, तो आज हमने केमिस्ट्री की पूरी नींव खंगाल डाली। इसकी परिभाषा से शुरू करके इसके इतिहास, खासकर प्राचीन भारत के योगदान और कणाद के परमाणु विचार तक गए। हाँ, फिर हमने पदार्थ की अवस्थाएं देखी, उसका वर्गीकरण समझा, मिश्रण, शुद्ध पदार्थ, तत्व, यौगिक। फिर नापतौल का महत्व, SI इकाइयां, सार्थक अंक, परिशुद्धता, यथार्थता, ये सब कितना जरूरी है। और फिर वो नियम जिनके आधार पर सब कुछ जुड़ता है, संयोजन के नियम, डाल्टन का सिद्धांत जिसने इन सबको एक फ्रेमवर्क दिया। और हाँ, मोल, वो जादुई संख्या जो परमाणुओं की दुनिया को हमारी दुनिया से जोड़ती है। मोलर द्रव्यमान, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, फॉर्मूला निकालना। और आखिर में स्टोइकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट और सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन, ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ा है, ये देखना वाकई दिलचस्प था। बिल्कुल, और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। हमने देखा कि केमिस्ट्री हमारी जिंदगी में, हमारी अर्थव्यवस्था में और यहाँ तक कि पर्यावरण की समस्याओं को सुलझाने में कितनी अहम भूमिका निभाती है। सही कहा। और ये सोचना भी कमाल का है कि कैसे आचार्य कणाद जैसे चिंतकों ने सदियों पहले उन विचारों की नींव रख दी थी जिन्हें आज हम इतने विस्तार से पढ़ रहे हैं। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या इतिहास में और भी ऐसे सूत्र छिपे हैं जिन्हें हम आज फिर से खोज रहे हैं? या विज्ञान का अगला बड़ा कदम क्या होगा जो हमारी समझ को और आगे ले जाएगा? ये सवाल तो हमेशा रहेंगे। शायद यही विज्ञान की खूबसूरती है कि सवाल कभी खत्म नहीं होते। बिल्कुल, सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है।